ओके, गुड मॉर्निंग। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर में था बहुत सारी चीजें हमने कवर किया था, जैसे कि आपका अभिसूत्र निकाय का विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद अध्यारोपण सिद्धांत के द्वारा मिल सकता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने किया। इसके अलावा हमने विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय, विद्युत क्षेत्र का फिजिक्स के क्षेत्र में या फिजिक्स में क्या उसका कॉन्सेप्ट है, क्या अभिप्राय है, हमने इनके बारे में भी डिस्कस किया। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कैसे वर्क करती हैं, कैसे हमारी जो रेखाएं हैं एक आवेश या पिंड से बाहर निकलती हैं, और कौन से आवेश में आवेश के किस प्रकृति के आवेश से बाहर जाते हैं और आवेश के किस प्रकृति से वो आवेश के या पिंड के अंदर की ओर आती है, धनात्मक और ऋणात्मक। इसके बाद हमने आज हमारा जो टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स की यदि हम बात करते हैं तो विद्युत फ्लक्स को समझने के लिए हम ये मानते हैं कोई एक पृष्ठ है, कोई एक आयतन है, उस आयतन में हम इंप्लीमेंट करेंगे विद्युत फ्लक्स को, ठीक। अब कहता है यदि हम इसकी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें विद्युत फ्लक्स का, तो विद्युत फ्लक्स जो है विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत फ्लक्स की बात हो रही है। विद्युत फ्लक्स मतलब विद्युत का क्षेत्र, कोई विद्युत का क्षेत्र है। विद्युत की क्षेत्र की बात हो रही तो जाहिर सी बात हो कोई ना कोई पृष्ठ होगा, कोई ना कोई पिंड होगा, कोई ना कोई पदार्थ होगा जिसमें क्या होगा, आवेश होगा, जिसमें आवेश होगा। अब यदि आवेश होगा तो उस आवेश का कुछ ना कुछ क्षेत्र बनेगा। क्यों? क्योंकि जब कोई भी पिंड चार्ज होगा तो वो अपना प्रभाव सामने को या चारों तरफ निकालेगा। तो यहां पे भी वही चीज है, विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर, काल्पनिक मतलब अपने माइंड से कोई एक पृष्ठ बना लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल वाला पृष्ठ हो, कोई जरूरी नहीं कि सर्किल हो, मतलब पृष्ठ किसी भी प्रकार का हो, कोई पृष्ठ होना चाहिए, पदार्थ पर बना हुआ एक आयतन होना चाहिए, पृष्ठ किसी भी प्रकार का। इसीलिए बोलता है काल्पनिक। काल्पनिक मतलब होता है मनगढ़ंत, कुछ भी पृष्ठ बना दिए। तो काल्पनिक पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, कोई काल्पनिक फ्लक्स विद्युत क्षेत्र के ऊपर कोई भी पृष्ठ बनाते हैं तो काल्पनिक पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। फिर से समझना, विद्युत फ्लक्स कोई एक पिंड है, मान लो ये हमारे पास एक पृष्ठ है, बोला, ठीक है। अब इस पिंड के ऊपर आवेश है, ठीक। इस आवेश का कोई ना कोई क्षेत्र होगा, तो इस आवेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं, मतलब उस क्षेत्र से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की गणना, कितनी संख्या निकल गई, कितनी संख्या आ रही है, कितनी संख्या जा रही है, उनकी माप करना, उनकी गणना करना विद्युत फ्लक्स। आपको इतना समझ, इसे फाई ई से निरूपित करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, इसको दर्शाने का जो तरीका है, फाई ई होता है। फाई का मतलब ही होता है, ऐसे समझो, इसका फाई का मतलब कारण क्यों है, क्योंकि विद्युत फ्लक्स है कोई भी पृष्ठ हो सकता है। तो मान के तो ये क्या पृष्ठ है, ठीक। इस पृष्ठ से निकलने वाली रेखा, पृष्ठ बना, रेखा निकल गई तो फाई है, लॉजिकल हम बात करते हैं। और ई मतलब विद्युत का क्षेत्र, तो विद्युत फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से। बोलेगा क्या? ओके। अब कहता है कि आगे कहानी, माना कि पृष्ठ अवयव डी ए है, कोई एक पृष्ठ है, उस पृष्ठ का कोई ना कोई अवयव होगा, कोई आयतन होगा, कोई ना कोई वैल्यू। क्या मानता है कि उस पृष्ठ का जो अवयव है डी ए है कि स्थित पर विद्युत क्षेत्र ई है। मतलब इस पृष्ठ के अवयव, ये मान के चलो कोई बहुत सारा पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ का कोई एक अवयव पकड़ लिया, एक बिंदु पकड़ लिया, इस बिंदु का मान निकलते हैं अवयव डी ए है, ठीक। तो इस अवयव के माध्यम से जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, ई है। वही बता रहा, कुछ नहीं करता, जैसा चित्र है वैसा सब कुछ मेंशन है।
और एकदम अपनी भाषा में, सरल भाषा में। तो कहता है कि एक बिंदु अवयव DA है, तो DA की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र E है, DA की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र E है, समझा? तब स्केलर गुणन, स्केलर मेथड क्या होता है, मैथ में पढ़े होंगे 10वीं में, स्केलर मेथड, कोई वैल्यू उसका मल्टीप्लाई, जिस बिंदु को हम लिए हैं उस बिंदु को और जहां तक हम जिसका क्षेत्र ले रहे हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई, वही होता है स्केलर मेथड। तो कहता है तब स्केलर मेथड या स्केलर गुणन E इनटू DA अवयव से होकर जाने वाले विद्युत फ्लक्स का कहानी, यहां से ये इसका क्षेत्र है, ये अवयव बिंदु है, तो यहां से जितनी रेखाएं निकल रही है, एक समय के लिए हुआ, एक समय के लिए अवयव हो जाएगा छोटा, एक बिंदु ये हुआ, तो ऐसे बहुत सारी रेखाएं निकल रही, यहां से आई, यहां से निकल रही, समझ आया? तो इन अब यहां पे क्या हुआ, किसी एक बिंदु को लिया गया, अगर मुझे यहाँ पे लेना होगा तो नया DA बनेगा, यहाँ पे लेंगे नया DA बनेगा, यहाँ पे लेंगे एक नया DA बनेगा, यहाँ पे लेंगे एक नया DA बनेगा, समझ रहे हो ना? अलग अलग पृष्ठ का अलग अलग है। तो मानता है वो E इनटू DA अवयव से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स कहलाता है, मतलब E और D से जो भी रेखाएं निकल रही है उनको ही क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। कोई डाउट? अब डिनोट कैसे होगा, फाई E इक्वल टू समाकलन, फाई E इक्वल टू समाकलन ए क्या है, पूरे पृष्ठ का एक भाग हुआ, ये ए हो गया, पूरे पृष्ठ का एक अवयव ए हुआ, ठीक? तो फाई E बराबर समाकलन ए, समाकलन के अंदर क्या है, E इनटू DA, E वेक्टर इनटू DA। अब ये क्यों चीज है, इसको समझो। एक की बात कर रहे थे अगर हम, तो क्या कर रहे थे, E वेक्टर इनटू DA वेक्टर, एक की बात। अब कोई प्रश्न कुछ ऐसे है, मान लो एक की बात में मतलब एक बिंदु की बात, ऐसे बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, जैसे तो जब बहुत सारे बिंदु होंगे तो क्या होगा, पाई E मतलब पूरा पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ के अंदर जो बिंदु क्षेत्र बन रहा है उसकी बात हो, तो पाई E इक्वल टू इंटीग्रेशन समाकलन, ठीक है, ए जो हमारा ये बिंदु ए वाला है, ए की बात करें, अलग अलग इकट्ठा करेंगे तो एक होगा शुरू से लेके ए से, और कहां तक, E वेक्टर इनटू DA, इतने किया है, समझ में आई? अब क्या होगा, जहां फाई ए, समझाया क्या, जहां फाई ए संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन, अभी क्या होगा, एक बिंदु के लिए अलग, अब पूरे पृष्ठ का निकालना होगा तो हम इस कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पाई डिनोट करेगा संपूर्ण पृष्ठ। कोई डाउट नहीं? इसी प्रकार वैद्युत क्षेत्र में, इसी प्रकार यदि हम बात करें पीडीएफ रिकॉर्डिंग की, इसी प्रकार वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के बद्ध विद्युत फ्लक्स, बद्ध का मतलब पूरा जब बंद है ना, बद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के अभिलंब घटक के पृष्ठ के समाकलन के बराबर। कहानी ये, मतलब कहानी ये है कि फाई E बराबर होगा इसके पूरा पृष्ठ का फाई इनटू E इनटू DA के समाकलन के बराबर होगा। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के बद्ध मतलब पूरा बंद विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के अभिलंब घटक के पृष्ठ समाकलन के बराबर, फाई E किसके बराबर होगा, फाई E इनटू DA। ये इसको नोट करते हैं, ये नोट करना है, एक नोट ये करना, फिर चित्र के समझ में आ गया। इसके बाद विद्युत द्विध्रुव, नाम से स्पष्ट है, विद्युत होगा, आवेश होगा, और द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव होंगे, मतलब दो ध्रुव वाला,
दोनों का साथ देखिए कभी यूट्यूब वगैरह में कहीं देखो क्यों दोनों का साथ क्या करता है बेटा, उसका एक मुंह आगे भी रहता है, एक मुंह पीछे भी रहता है। जरूरत पड़ने पर इसको भी काम कर लेता है, जरूरत पड़ने पर ये भी काम कर लेता है। ठीक उसी प्रकार हमारा वैद्युत द्विध्रुव, मतलब वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, कोई निकाय होगा, कोई आयतन होगा, तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित। कूलाम में यही हुआ, कूलाम में हम किए थे। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि जब कोई भी निकाय है, कोई एक आयतन है, कोई एक संरचना है, उस संरचना में कहता है कि जब कोई दो पिंड बराबर दूरी में, उनकी जो दूरी है निश्चित हो, मतलब यदि दोनों की दूरी यदि 4 किलोमीटर का है तो दोनों का जो केंद्र बिंदु होगा तो 2 किलोमीटर के डिफरेंस में पड़ा। ठीक, अब दोनों पिंड की प्रकृति क्या होगा, विपरीत होगी। मतलब वही कहता है डिफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि बात करें, जिसमें दो बराबर तो होंगे परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक Q1 होगा तो एक Q2 होगा, अब एक प्लस का होगा एक माइनस का भी होगा, तब तो विपरीत होगा। अगर सेम हो जाएगी तो काम नहीं होगा, और जब अलग अलग होंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। विद्युत द्विध्रुव की बात हो रही है। आगे कहता है किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। किसी एक आवेश, यही ना, तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कोई परिभाषा में डाउट हो तो पूछो। दो पिंड होंगे तो अलग अलग प्रकृति के होंगे, एक धन का एक ऋण का, एक ऋण का एक धन का, और एक निश्चित दूरी में रखे हुए होंगे, और उनका बीच की जो दूरी होगी अल्प दूरी बराबर होगी, दोनों की प्रकृति अलग अलग होंगे, और किसी एक आवेश को पकड़ेंगे, कोई भी आवेश को पकड़ के उस अल्प दूरी के जो गुणनफल होगा दोनों का उसके बराबर होगा। चलिए अब चित्र के अकॉर्डिंग मानते हैं या थोड़ा सा और पढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश जिसमें दिशा और परिणाम निश्चित होते हैं, पता होते हैं, सदिश कहला गया। जिसमें दिशा पता हो पर परिणाम का पता ना हो, तो यहाँ पे कहता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव होगा उसमें दिशा का भी बोध होगा और उसके परिणाम का भी बोध होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक सदिश जिसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर दिशा बनाती है। तो मानते हैं बेटा कि हमारे पास दो पिंड हैं, Q माइनस और Q प्लस, या इसको Q1 भी कह सकते हैं तो Q2 भी कह सकते हैं, ये डिपेंड करता है। पर क्योंकि ऑलरेडी दूसरे को प्रकृति को बताते हैं तो नॉर्मल क्यू ले लिए, क्यू लेकिन इस प्रकार का माइनस का है, ये प्लस का आइडेंटिफाई हो गया। दोनों की जो बीच की दूरी है 2l, अल्फा लेंथ क्या है 2l, और दोनों का जो मिड बिंदु होगा ये आधा, यदि मान लीजिए तो यहां से यहां तक 4 मीटर या 4 फीट का या 4 की लंबाई 4 कुछ भी मीटर में है, तो यहां से बीच बिंदु से उसका हाफ हो जाएगा 2 और यहां से इसका हाफ हो जाएगा। ये जब हम अक्षीय निरक्षीय पढ़ेंगे ना आगे, तो हमको सब इनकी आवश्यकता पड़ेगी, या कोई भी वेरिएबल को कुछ करेंगे, कोई न्यूमेरिकल मेथड से आवश्यकता करके सवाल वगैरह भी सॉल्व करना होगा, तो इन सूत्रों की आवश्यकता हमको हर जगह पड़ेगी। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है, वैद्युत द्विध्रुव को समझाइए 3 नंबर में आ जाएगा, 2 नंबर में आ जाएगा, 2 नंबर में अगर परिभाषा दे दो और 3 नंबर में दिया प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे दो, उसका व्यंजक बना के। तो यहां तक समझ आया। अब
वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को रो से डिनोट करते हैं, इसको पी सरल भाषा में कह सकते हैं पी। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को सरल से रो कहते हैं, कुछ डिनोट कर लेते हैं पी से। तो पी इक्वल टू क्यू इंटू 2n, क्यू इंटू 2n, पी इक्वल टू क्यू इंटू 2n। तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या मिला? P इक्वल टू 2qn बन जाएगा। विद्युत ध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र मिलेगा P इक्वल टू 2qn, इतने ही। कोई डाउट यहाँ ऊपर से लेके यहाँ? सिंपल सा है, परिभाषा का प्रॉपर्टी से किसी एक आवेश, कोई भी एक आवेश, ठीक, दो में से कोई एक आवेश, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अंत दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो हमको निकालना है विद्युत ध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण को निकाल लिए पी से। तो हमको ये भी पता है कि एक सदिश राशि है, और क्या कहता है इसका जो दिशा होगा ऋण से धन की ओर, ऋण से पी आए विद्युत ध्रुव आघूर्ण पी आ गया। और Q, तो Q इंटू 2, तो देखो Q इंटू 2 है, तो Q में होता है कोई एक Q, यहाँ पे माइनस अब तक सब डिनोट नहीं किया, राइट हैंड सिंपल क्या है Q, और दोनों की जो दूरी है क्या है 2 है, तब तो गुणनफल के बराबर हुआ, ठीक। अब की दूरी यही जो है हमारी, तो 2 है। अब दोनों को जब प्रोसेस किए तो पहले ले आया Q बराबर 2Q बन जाएगा। सेव यहां से शुरू होता है अक्षीय और निरक्षीय स्थिति लेगी आप, है ना। कहता है वैद्युत ध्रुव के कारण, किसके कारण? वैद्युत ध्रुव, मतलब कारण क्लियर है कि वैद्युत ध्रुव के कारण क्षेत्र किसी व्यापक बिंदु पर, व्यापक P पर विद्युत क्षेत्र आवेश माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E माइनस Q तथा आवेश प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E प्लस Q को सदिश समानता चतुर्भुज नियम द्वारा संयोजित करके प्राप्त किया जाता है। कहानी यह है, एक बार माइनस में रखेंगे आवेश, समझो, एक बार माइनस Q को लेकर चलेंगे तो प्लस Q की तरफ चलेंगे, और जब हम प्लस Q को लेकर चलेंगे तो हमको माइनस Q की आवश्यकता पड़ेगी। कहानी दोनों के बीच में ही है, माइनस और प्लस Q। तो कहता है वैद्युत ध्रुव के कारण क्षेत्र कैसे बनेगा? अगर वैद्युत कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ में वैद्युत ध्रुव बनाना है तो क्षेत्र कैसे आएगा? तो वही कहता है किसी व्यापक बिंदु P पर, कोई एक बिंदु P है, विद्युत क्षेत्र आवेश क्या है माइनस Q भी है, और के कारण P पर क्या हो रहा है विद्युत क्षेत्र E Q आ रहा है, E माइनस Q आ रहा है, और जब प्लस Q लेंगे तो E प्लस का आएगा, तो E प्लस Q आ जाएगा। तो इन्हें अगर देखा जाए तो दोनों सदिशों को समांतर चतुर्भुज का जो नियम होता है उसमें आपस में संयोजित कर दिया जाए, समांतर चतुर्भुज नियम में पढ़ेंगे, संयोजित कर दिया जाए तो जो प्राप्त होगा वही तो विद्युत ध्रुव का क्षेत्र है। क्लियर क्या था? तो पहला है अक्षीय स्थिति पर, जिस जो कि अक्षीय निरक्षीय ऐसे समझो कि एक निश्चित अक्ष पे, और निरक्षीय मतलब एक जिसका अक्ष निश्चित ना हो, मतलब अनंत। तो अक्षीय स्थिति पे देखो बात कर रहा है, सेम वही चीज है, ध्यान रखो, एक पिंड लिया गया, यहाँ पे एक बिंदु यहाँ से यहाँ तक का एक पूरा सिस्टम बनाया गया, एक P यहाँ पे लिया गया, एक P यहाँ पे ले लिया गया, दो बिंदु लिया, दोनों को एक Q आवेश है, यानी एक पिंड का Q आवेश ये हुआ और दूसरे का माइनस Q। इसमें क्या है प्लस है, इसमें क्या है माइनस। अब कंफ्यूज होने की आवश्यकता ये नहीं है कि सर उसमें तो माइनस पहले आया, माइनस पहले था, तो ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर पहले आया उसके हिसाब से बनेगा रेखा, और अगर बाद में आया उसके हिसाब से रेखा। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस Q पहले आया, माइनस Q बाद में आया। तो दो पिंड है, कोई डाउट? Q और माइनस Q। तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या कहता है कि दो पिंडों किसी अल्प दूरी में रहते हैं, वहां पे क्या है 2L है या 2A कर दिया, तीनों हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा नहीं मानना, 2A भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं।
दो पिन है Q और -Q, दोनों के बीच की दूरी 2a है। आघूर्ण का नियम क्या कहता है कि जो एक सदिश है और जो आवेश होगा कहां से शुरू होगा, माइनस से प्लस की दिशा की, माइनस से प्लस की दिशा चेंज होगा। वहां पे क्या ऐसे अंतर समझ आएगा। अब कहता है कि जब माइनस Q के कारण यानी इस आवेश के कारण ही तो है, इसके कारण क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र। तो इसके कारण ये बनेगा विद्युत क्षेत्र और इसके कारण ये बनेगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत ध्रुव आघूर्ण की बात हो रही है, परिभाषा क्या कहा, इसी व्यापक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आवेश माइनस Q के कारण P पर, माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E माइनस Q तथा आवेश प्लस Q के कारण E प्लस Q, और दोनों को क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज नियम से जोड़ देंगे। कोई डाउट? तो क्या हुआ, देखो ध्यान से समझना, माना बिंदु P पर, थोड़ा सा समझिएगा, तो यहां से यहां तक की दूरी के लिए अब थोड़ा सा, अगर एक बिंदु यहां है, मतलब यहां से यहां तक बना, यहां का यहां बना, तो यहां से और यहां तक का जो बिंदु ये और ये R क्या मान लेते हैं, इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। ठीक, तो माना बिंदु P द्विध्रुव केंद्र से Q की ओर R दूरी पर है। ठीक से समझना, माना बिंदु P द्विध्रुव केंद्र से Q की ओर Q की ओर R दूरी पर, यहां से बिंदु P से बिंदु P द्विध्रुव केंद्र से Q की ओर R दूरी पर है। क्या है इसकी R दूरी, तो E माइनस Q, जो पहले माइनस Q के कारण ले रहे हैं, E माइनस Q, इसके कारण क्या बना, यही तो आ रहा है। तो E माइनस Q इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, वही है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R का स्क्वायर P। देखिए अपने पास लगा प्रोसेस को लाइट के बेस में भी E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R का स्क्वायर या आसन, तो ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा कर दिया जाए, E माइनस Q इन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R प्लस A का स्क्वायर। अब तुमने यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक, R प्लस A के वन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R हो गई। अब बेटी यहां से यहां तक की दूरी क्या थी, 2a, तो बेटी यहां से यहां तक का जो बीच का बिंदु क्या है, ये है। तो यहां से यहां तक का a होगा और यहां से यहां तक का a होगा, तो दोनों मिलकर क्या बन गए, लॉजिक समझ में आ गया? कोई डाउट? यहां से यहां तक की दूरी आ, ठीक, ओरिजिनल जो पिंड है वो ये और ये है, द्विध्रुव वाले, तो ये और ये जो मध्य बिंदु है ये है। ठीक, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी है 2a, तो जाहिर सी बात है इस यहां Q से और मध्य बिंदु के बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी, और इस मध्य बिंदु से इस Q की दूरी भी कुछ ना कुछ होगी, तो बराबर, क्योंकि अल्फा मान है, दोनों बराबर में बने रहते हैं, 4 है तो 2 इसके 2 इसके मध्य बिंदु से, तो 2a है, एक a इसके लिए एक a, तो दोनों के मिलकर क्या बन जाते हैं, लॉजिक, और R कहीं पूरा जाएगा, तो यहां पे कुछ नहीं हुआ, यहां पे देखा जाए तो कुछ ऐसे हो रहा है, E माइनस Q बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटे R, ठीक, तो आ गया, और आधा a, तो दोनों का
होल स्क्वायर, आर का स्क्वायर तो आर प्लस ए स्क्वायर इनटू बी वेक्टर, यही है, बन जाएगा। कोई डाउट? आगे पक्का से वो ये आएगा, यहाँ में आता तो माइनस, हाँ ये माइनस, क्यों फिर सामने हाँ ये माइनस कर दिया क्योंकि माइनस करके ना प्लस बोला तो प्लस में कितना भी लगाए तो अदृश्य हो जाता है। क्लियर? तो माइनस क्यू के कारण ई माइनस क्यू इन बिंदु छेद माइनस क्यू, ये आ गया समीकरण 1 के साथ। क्लियर? यहाँ पर p वेक्टर, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर p वेक्टर द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है। ये p वेक्टर है, ये द्विध्रुव के अनुदिश जो है एक सदिश है, सदिश को बताता है एकांक सदिश, क्योंकि एकांक सदिश मतलब कोई एक बिंदु हो, तो एक बिंदु क्या लिए हैं माइनस लिए थे, तो एकांक बिंदु का जो द्विध्रुव का सदिश बनेगा वो p वेक्टर और कुछ नहीं। आगे बढ़ो, साथ ही मतलब इसी प्रकार माइनस क्यू लिए तो ई माइनस क्यू निकाल, और प्लस क्यू लेंगे तो ई प्लस क्यू बनेगा, तो इसी प्रकार ई प्लस क्यू ले लेगा तो क्या बना क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 से r माइनस a का स्क्वायर, किसके कारण? क्यू के कारण, समझना? तो जो क्यू के कारण ये तो कहां बना? यहां बना, यहां से यहां तक की दूरी क्या रहेगी? r, और यहां से यहां तक एक था और यहां से यहां तक एक a है, ठीक तो हो? तो जब इसके कारण बन रहा है यहां पे, मतलब तो ठीक है r तो ये हो गया, लेकिन यहां के बाद इतना भाग इतना भाग हम ले रहे हैं, इतना भाग को घटाएंगे ना तब तक कम करेगा भाई। अगर हमको 4 में जाना है और उसका 2 हमारे लिए है और r का मान ऑलरेडी है, क्योंकि है कितना 4, तो r-4 करेंगे तो यहाँ पे इसे माइनस चिन्ह लगा और कुछ नहीं। तो ध्यान लॉजिक समझने का तरीका यही है कि e प्लस क्यू मतलब यहाँ का डिस्टेंस है तो इससे माइनस हुआ, यहाँ से पूरा क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक r हो गया, ये वाला डिस्टेंस बच रहा है नहीं बच रहा? तो इस डिस्टेंस को कम तो करेंगे हाँ कहीं ना कहीं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये भी ये माइनस में करें तो क्या बन गया? e प्लस क्यू सेम क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसका क्लियर? और याद करने का सीधा सीधा सरल तरीका एकदम, यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी भूल गए तो सीधा है कि जब माइनस क्यू लेकर चलेंगे तो शुरू में माइनस चिन्ह लगा देंगे और जब r प्लस a लगा, जब e प्लस क्यू के कारण लेंगे तो पॉजिटिव का साइन रहेगा, लेकिन जब नीचे वाले में r प्लस की जगह बन जाएगा। अब अगली की परिभाषा क्या कहता है? यहां तक हो गया, मैं परिभाषा को सिर्फ प्रूव कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, परिभाषा के पार्टीशन चल रहा है, इसका कुछ नहीं कर रहा। तो जब यहां तक आ गए तो कहता है सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा संयोजित करके प्राप्त किया जाता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हुए, एक ये समीकरण बना और एक, तो दोनों को क्या करना है? तो पी पर कुल छेद, पी पर तो ई, तो क्योंकि दोनों पूरा मिला देंगे तो कैपिटल ई से बनाएंगे, पूरा विद्युत क्षेत्र किस नाम से? ई से। तो विद्युत क्षेत्र पूरा विद्युत क्षेत्र ई बराबर ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू, इसको और इसको जोड़ बेटा कर लिए। तो जब देखिए इसको इसको जोड़ना है तो हमारे पास कुछ कॉमन चीजें, मैं यहाँ पे डायरेक्टली हो रहा तो समझना, ये पूरी वैल्यू प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस ये वाली पूरी वैल्यू। तो जब प्रक्रिया हुआ तो इनमें से कॉमन क्या क्या है? ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो ये वाला कॉमन है, देखो ये निकल के बाहर आ गया और अंदर जब ये बाहर आएगा तो यहाँ ऊपर में क्या है? 1/r माइनस a, क्योंकि e प्लस क्यू है ना, तो r माइनस a आया और होल स्क्वायर, और ये चिन्ह माइनस में था ऑलरेडी, ये माइनस चिन्ह यहाँ पे आ गया और 1/r प्लस a का होल स्क्वायर। और दूसरा कॉमन क्या था? ये कॉमन था, बोलो सर में आया पक्का, बोलेगा तो नहीं। फिर क्या इसी को थोड़ा सा और प्रक्रिया किया, प्रक्रिया का तो क्या हुआ? ई एडिटिव का है,
क्यू ये भी एडिटिव आ गया, यस सर, ये भी एडिटिव आ गया, यस सर, और यहाँ पे 10वीं की जो मैथ है वो लग गई है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे कैसे आया होगा कर लेते हैं। यही है, यस सर, ठीक। हम उसको सीधा सीधा कर देते हैं, त्रिज्या गुणा लगाते हैं, ठीक। त्रिज्या गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा r, और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा एक, तो बटे करेंगे तो r माइनस a का होल स्क्वायर r प्लस a का, तो यहाँ पर a प्लस b का सूत्र बन जाएगा a प्लस b का, ये a होगा ये b होगा मान लेते हैं, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यही तो है, और a माइनस b का क्या हो जाता है बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही है बन जाएगा। अब दोनों को यहाँ पे जब रखते हैं तो इसको मान लेते हैं ऐसे, तो मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर ये बता थोड़ा कर देते हैं, हो गया यस सर, एक तो बनेगा यहाँ भी r a की जगह r a आ जाएगा, कुछ रहे हैं मतलब, यस सर, तो ये बचा ये माइनस ये बचा माइनस, तो दोनों मिलकर क्या होता है 4ab, 4ab कोई डाउट, यस सर, और नीचे में क्या होगा ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ध्यान से, ये वाला अब ये वाला, तो इसको काट दिया गया बटे में, तो r का स्क्वायर यस सर, माइनस एक माइनस तो माइनस एक का, और दोनों के पावर समझा गया, यस, बोले तो बनी बेटी पक्का, आई होप समझ में आ रहा है। फिर क्या है समझो, 4ar स्क्वायर माइनस a4 स्क्वायर, इतना थोड़ा सा आगे और समझते हैं। इसको जुड़ने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है बेटा 4 a r, यही था यस सर, 4 a r कहीं ना देखो जैसे 4 a r, अब समझो चूंकि r इज ग्रेटर देन a, मानते हैं जो r की वैल्यू है a से बहुत ही ज्यादा बड़ी, यानी r की तुलना में जो a है ना के बराबर, तो उस ना के बराबर को छोड़ देते मतलब मार देंगे गोली, इग्नोर कर देंगे, तो मेरे पास फाइनली बचेगा क्या, तो अगले स्टेप में क्या हुआ 4ar बटे r स्क्वायर का a वाले पार्ट को इग्नोर मार दिए, क्यों, क्योंकि r इज ग्रेटर देन a, तो a जो है बहुत ही छोटा है, नगण्य है, मतलब r की तुलना में, तो इसलिए a को छोड़ लेंगे, तो जब छोड़ेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू यही बचेगी ना, हाँ, तो 4ar बटे ये कितना होगा r का 4, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से समझना, कैसे लिख सकते हैं r क्यूब इंटू, क्यों, क्योंकि इसकी घात 1 है तो 3 4,
यहाँ भी तो 4 ही होगा, तो इसकी और इसकी मार्कोगोनी कैंसिल कर दिए, यस सर, हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, 4a/r³। यही था, यस सर, हो गया। अब क्या हुआ, तो जब हमारे पास बचा क्या 4a और r का क्यूब, तो यहाँ पे क्या हुआ क्यूब, तो 4q और a बचा था, ये 4qa पूरा समझ में आया, और बटे में जाएंगे 4πε0, और अब बचा क्या था r का क्यूब, तो ये बचा r का क्यूब। यही प्रूव करना, ये एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। कर लोगे? तो इसी के आगे आज के सब स्टैंडर्ड को नोट करो आप, इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक, धन्यवाद।